Mic, hello, 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 hello. Mic testing done. Recording started. PPT done. Lighting good. Start. Action go. हेलो माय क्यूरी पोटैटोज, आई होप यू गाइस मस्ट बी डूइंग अमेजिंग और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और उसी बीच में एक ताज़ा ताज़ा वीडियो आपके बीचों बीच आ गई है एंड दैट इज वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन वन शॉट। ये चैप्टर वैसे ऑलरेडी हम लाइव क्लासेस के कुछ पार्ट्स में कर चुके हैं, बट ऑब्वियसली आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा हर एक वन शॉट चैप्टर का, जो आप एक फास्ट फॉरवर्ड तरीके से विदाउट एनी डिस्टर्बेंस एंजॉय कर सकते हो, पढ़ सकते हो, और एक रिविजन भी हो जाएगा। तो दो बार रिविजन हो जाएगा। एंड यू नो दैट हाउ मच एम्फसाइज आई डू अपॉन रिविजन, बिकॉज रिविजन ही सब कुछ होता है भाई, रिविजन से ही होता है। बिकॉज एक बार तो सभी पढ़ लेते हैं ना मैम, एक बार तो कोई भी पढ़ ही लेता है, लेकिन एक्चुअली में जो रिजल्ट आता है वो रिविजन से आता है बच्चा। चलो, तो आज का जो हमारा चैप्टर है दैट हैपेंस टू बी चैप्टर 1 ऑफ पॉलिटी एंड दैट इज वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है पहले तो वो समझते हैं, फिर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नाउ when we'll try to understand what do we actually mean by ये ऐसे क्यों हो रहा है? हाँ भी ठीक है। नाउ what do we mean by constitution? So बच्चे ऑलवेज रिमेम्बर, जैसे कि हमारे घर पे कोई रूल्स रेगुलेशंस होता है ना, ऑब्वियसली आप अपने घर पे रूल्स रेगुलेशन के रहते हो ना, कि ऐसा कभी भी बाहर जा रहे हो कभी भी घर आ रहे हो, फ्लाइंग चप्पल रिसीव हो जाएगी। नाउ इमेजिन कि कंट्री में भी हमें, हमारी जो कंट्री होती है उससे कुछ रूल्स रेगुलेशन होता है, और हर कंट्री का रूल्स रेगुलेशन अपने हिसाब से वो कंट्री के लोग डिसाइड करते हैं कि उनको कैसा रूल्स रेगुलेशन चाहिए रहेगा, राइट? सबके घर में अलग अलग रूल्स होते हैं। जस्ट लाइक दैट किसी भी कंट्री का जो रूल्स रेगुलेशन होता है उसको रूल्स रेगुलेशन तो नहीं कहते, उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्योंकि इन लोगों को बड़ा मजा आता था हम लोगों को नए नए वर्ड सिखाने में। सो नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में कैसे काम करता है। वो काम करता है, हाँ जी, आपके लिए काम करता है, वो सारा दिन काम करता है, और उसमें वो लिविंग डॉक्यूमेंट है, उसको सांस भी आता है सच में, हाँ जी। ये सारी चीजें आज के चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल टॉपिक्स आर देयर जो हमें आज के सेशन में कवर करना है, दैट इज डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी एंड रोल ऑफ जुडिशरी। ये तीनों सेक्शंस हमें कवर करने हैं आज की क्लास में। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, फिर आओ पढ़ते हैं मिलके। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर इंट्रोडक्टरी बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली आपके केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। लेकिन एक और बात याद रखना है कि इससे एक महीने पहले, 2 महीने पहले ये बन के एक्चुअली में रेडी हो गया था, एंड दैट डेट वाज 26 नवंबर 1949। फिर आया 1949 का दिसंबर, और फिर आया जनवरी। तो मैम जब रेडी हो गया था बन के, तो व्हाई डिड वी चूज 26 जनवरी? ऐसा क्या था 26 जनवरी में जो हम आज भी सेलिब्रेट करते रिपब्लिक डे में? और उस दिन तो हमारी छुट्टी भी होती है, गणतंत्र दिवस होता है, हाँ याद आ गया। बिकॉज ये जो दिन था इंडियन हिस्ट्री में जब हम लोग आजादी मांग रहे थे ना ब्रिटिश और से, सो दिस डे विच वॉज 26 जनवरी, थोड़ा सा पीछे जाएंगे 1930 में, काफी हिस्टोरिकल था। और इस दिन जवाहरलाल नेहरू जी ने बोल दिया था कि इस दिन को तो हम आजादी हो जाएंगे और हम अंग्रेजों को भगा देंगे। बहुत बड़े लेवल पर उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी, सब लोगों ने उनका सपोर्ट भी करा था। बट बच्चा, अंग्रेजों से हमें उस टाइम आजादी मिल नहीं पाई। गांधी जी को ज्यादा सपोर्ट जो है उस टाइम मिल रहा था, और जवाहरलाल नेहरू जी को उस टाइम किसी ने ज्यादा उस इवेंट को इंपॉर्टेंस नहीं मिला, बट बेसिकली वो फेल हो गया काइंड ऑफ। और फिर जाके जब हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी जवाहरलाल नेहरू जी बने, तो हमने बोला कि यार ऐसा कोई तो दिन, दिन सेलिब्रेट करने के लिए कि जो हम हमेशा सेलिब्रेट करेंगे, जैसे आप लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का बर्थडे हम लोग 26 जनवरी 1950 को सेलिब्रेट करते हैं। तो रिपब्लिक उस दिन इंडिया डिक्लेयर हुआ था कि आज से हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक रिपब्लिक कंट्री है जिसका हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होगा, कोई XYZ अंग्रेज नहीं आ सकता है यहाँ पर। सो सिंस देन गवर्नमेंट इसी अकॉर्डिंग टू, यही जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है बच्चा, इसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम कर रही है। सो थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा ना कि यहाँ पर क्या क्या चीजें गिवन है। हर एक चीज गिवन है, यू थिंक अबाउट इट एंड इट्स देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कितना ज्यादा सोच सकते हो आप, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कितना मैम, गाय के लिए भी राइट्स है, डॉग के लिए भी राइट्स है, हर तरीके के राइट्स है, एनिमल, ह्यूमन बींग्स, इन्वायरमेंट, हर किसी के लिए राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के पास। बादलों के लिए भी है यार, कैसी बात कर रहे हो तुम इमेजिन करो, क्या किसी चीज के लिए जो है राइट्स नहीं। अब ये मत बोलना मैम मेरा एसी खराब हो रहा है उसके लिए, वो सब तो छोड़ो, बात की बात है। बेसिकली जो भी चीज सोसाइटी के लिए जरूरी होती है, ह्यूमन बींग के लिए जरूरी होती है, हवा, पानी, है ना, ये सारी चीज, जमीन, इन सबसे रिलेटेड है।
हवा पानी जमीन और इंसान सबके लिए कुछ ना कुछ है, इवन एनिमल्स, इवन रोबोट्स, इवन एआई, इवन साइबर क्राइम, सब कुछ है भाई, तुम इमेजिन ही नहीं कर सकते, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का कि वो अपने लोगों को अच्छे से सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिक स्टेट डिक्लेयर करे, जहां पर कोई धर्म से लेके भेदभाव नहीं होगा, सब लोग समाज में इक्वल होंगे। जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा, लोगों की चलेगी, लोकतंत्र होगा, डेमोक्रेसी होगी। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं ताकि सबको इक्वल जस्टिस मिल सके और किसी के साथ कोई गड़बड़ घोटाला होने का कोई भी स्कोप ना रहे। और अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन एलिमेंट होता है एक अच्छी प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाने के लिए। लेट्स जस्ट कंसीडर एग्जाम्पल ऑफ नॉर्थ कोरिया। बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिव सोसाइटी है, वहां का रूलर कुछ बोलने भी नहीं देता है। इंडिया में देखो भाई साहब, चारों तरफ जो बोलना है बोलो, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी है। सो दैट इज हाउ एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन एलिमेंट होता है एक अच्छी सोसाइटी का। सो फॉर द सोसाइटी टू रन परफेक्टली वी नीड अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन जो अच्छा अच्छा करे, लोगों को हमेशा लाइफ में आगे बढ़ाए। बेसिक स्ट्रक्चर सुन लो जल्दी से। बेसिक स्ट्रक्चर हमारा रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक है। फेडरल स्ट्रक्चर है, प्रमोशन करता है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, secularism and supremacy of the constitution. Now if the question comes what is the basic structure of constitution, तो ये 4 पॉइंट लिखते रहेंगे। इनको एक्सप्लेन कैसे करना है, लेट मी टेल यू, छोटू छोटू से कुछ ब्राउनी पॉइंट्स हैं। ऑल्दो मैंने ये बहुत अच्छे से आपको सारी क्लासेस में सारी चीजें समझाई हैं। देखो, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है सम टाइप ऑफ गवर्नमेंट where ruler is elected by the people। जो लोग होते हैं वही अपने नेता को चुन लेते हैं, वो एक डेमोक्रेटिक देश होता है। वेयर एज रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट जो होता है बच्चा, यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट से वी डू नॉट मीन एनी रैंडम पर्सन, ये कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और हेड ऑफ द स्टेट हमेशा इलेक्टेड होता है इसमें, हमेशा। तो क्या हमारे प्रेसिडेंट जो हमारे कंट्री के हेड हैं, तो स्टेट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है बोर्ड। ऑलवेज हम इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, वी आर अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स, वी डू नॉट मेंशन कंट्री। एक कंट्री नहीं है, इंडिया मेंशन है बट कंट्री शब्द मेंशन नहीं है। तो सब जो हम लोग हैं, हम स्टेट्स का यूनियन है, हमारा एक पूरा टीम है हमारा सारा राज्यों का। सो बच्चा जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, इनको हेड ऑफ द कंट्री कह सकते हो आप अदर लैंग्वेज में, हेड ऑफ इंडिया कह सकते हैं, वो हमेशा प्रेसिडेंट होते हैं। और प्रेसिडेंट एक इलेक्टेड पोस्ट होती है। ऐसा मेरा मन करे कि चलो आज मैं बैठ जाती हूँ प्रेसिडेंट जी की गद्दी पे, मेरा मूड खराब है, मेरा मूड सही हो जाए, नो आई कैन नॉट डू दैट। पूरे इंडिया से लोग जो हैं, जो भी हमारे एमएलएज होते हैं, एमपीज होते हैं, वो अपने किसी ना किसी एक प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर लेता है, वो इंडिया के प्रेसिडेंट बन जाता है। हालांकि हाँ, हमें पता है प्रेसिडेंट के पास रियल पावर नहीं होता है, सारा पावर पीएम के पास ही होता है। ये क्या बात हुई, पूरे कभी बाद में बताएंगे, ठीक है। चलो, नाउ इमेजिन फेडरल स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। फेडरल स्ट्रक्चर बच्चा क्या होता है, जो पावर बहुत सारे लेयर्स में डिवाइडेड होती है। सो इंडिया में बहुत सारे लेयर्स में पावर डिवाइडेड है। सिर्फ पीएम के पास पावर नहीं है, सिर्फ सीएम के पास पावर नहीं है, सिर्फ एमएलए के पास पावर नहीं है, लेकिन हर एक ग्राउंड लेवल से, गली मोहल्ले से लेके स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, ऐसे ऐसे करके फेडरल स्ट्रक्चर पूरा जाता है। सो रिमेंबर कि जब हम फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डिवीजन ऑफ पावर की बात करते हैं। बिकॉज हमने दूसरी दुनिया से या दूसरे देशों से बहुत शिक्षा ली है, बहुत कुछ सीखा है कि अगर एक इंसान होगा तो वो डिक्टेटर बन जाएगा, वो अपनी तानाशाही दिखाएगा। एंड इन इंडिया वी डू नॉट वांट दैट, हमें इंडिया में तो वो डेफिनेटली भी नहीं चाहिए रहेगा। प्रमोशन करता है बच्चा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे बीच में यूनिटी बना के रखना चाहता है, फॉर दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि वो एक किसी भी नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाता है, कोई नेशनल धर्म नहीं बनाता है। यू लुक एट पाकिस्तान, यू लुक एट श्रीलंका, यू लुक एट नेपाल, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है बच्चा, यू लुक एट यूएस, यूके, सबका अपना ऑफिशियल रिलीजन है, बट इंडिया डू नॉट हैव एनी रिलीजन। बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे टाइप के लोग रहते हैं, एंड हर इंसान की उतनी ही रिस्पेक्ट है, चाहे वो 100 हो और एक अकेला हो, सब इक्वल हैं, एंड वी कॉल दैट यूनिटी। उसे हम लोग हमारे देश में एकता कहते हैं। और लैंग्वेज भी इसीलिए बहुत सारी जो है रिकॉग्नाइज है कॉन्स्टिट्यूशन में, किसे
हम एक लैंग्वेज को कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। सो ये जो आप लोग इशू देख रहे होगे ना, इवन यू गाइज आर फ्रॉम महाराष्ट्र ओनली, तो आप देख रहे हो कितना ज्यादा इशू बनाया जा रहा है लैंग्वेज का। दैट शुड नॉट बी हैपनिंग। हम बहुत बड़ी कंट्री है, हमको पूरा दुनिया देखता है, इंस्पायर करते हैं हम लोगों को। वो चीज अलग है कि हम लोगों को सोने की चिड़िया हुआ करते थे, सब लूट के ले गए लोग, ठीक है, वो बात अलग है बच्चा, बट लेकिन दुनिया में हम लोग आज भी इंस्पिरेशन इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो दैट इज समथिंग। और ऑब्वियसली इससे इंटीग्रिटी बनी रहती है, इतने सारे लैंग्वेजेस, इतने सारे रिलीजन एक साथ रह रहते हैं प्यार से। सो दैट शोज हाउ इनक्रेडिबल इंडिया इज, राइट? सो दैट इज समथिंग। सेकुलरिज्म एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकुलरिज्म जो होता है बच्चा कि स्टेट का कोई अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, सो नो रिलीजन ऑफ स्टेट। ऑलवेज रिमेंबर, स्टेट इन द सेंस इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है कि इंडिया की गवर्नमेंट बोले कि कुछ भी इंडिया की गवर्नमेंट बोल रही है, तो दैट इज समथिंग दैट इज नॉट हैपनिंग इन इंडिया। जैसे पाकिस्तान में इस्लाम है, श्रीलंका में बुद्धिज्म है, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में सब जो जिसको बोलना है वो बोल सकता है, वो अपना धर्म चेंज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, डोनेशन कर सकता है, एनीथिंग, प्रमोशन, जो भी उसको करना है वो कर सकता है, लेकिन वो किसी को फोर्स नहीं कर सकता एक दूसरे धर्म को फॉलो कराने के लिए, अपने धर्म को फॉलो कराने के लिए। एंड ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे हमेशा सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन की ही रहती है, उसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है। तो सुप्रीमेसी हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन की। ये बॉलीवुड के सलमान खान की तरह है, क्योंकि इन्होंने जो एक बार कमिटमेंट कर दी फिर तो ये अपने आप की भी नहीं सुनते हैं, ठीक है, चलो। कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल सही बात है, ऑलवेज एग्री विद दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट इसलिए है क्योंकि अगर हम चाहें तो उसमें चेंज कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो सब कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जब हम नहीं भी चेंज करना चाहते हैं, कुछ चीज चेंज करना चाहते हैं, तो वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो अगर कोई बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ब्रीदिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, तो बोल देना हाँ सही बात है, वो बिल्कुल सही बात है, वो एक लिविंग बीइंग है, वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। क्योंकि हम जब चाहे पार्लियामेंट के में जाके उसमें चेंज कर देते हैं, लेकिन वो भी कुछ अंडर सम कंडीशंस, उसमें भी बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, हम सब कुछ तो हमेशा चेंज कर भी नहीं सकते हैं, ओके। हाउएवर कुछ भी हम टेम्परिंग करेंगे, चेंज करेंगे, वो जो भी करेंगे वो बहुत केयर के साथ करना है, और हर कुछ नहीं छेड़ सकते। लाइक मतलब कि 100% भी चेंज नहीं कर सकते ना, तो फिर ये भी नहीं बोल सकते कि बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, कि 1-2% तो चेंज कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं, बिकॉज बच्चा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इंटरनेट से रिलेटेड कुछ भी नहीं ऐड होता था। इंटरनेट पर होने वाले क्राइम्स, ये जो लोग एक दूसरे के फोन से पैसे चुरा लेते हैं, आपका क्या बोलते हैं ओटीपी मांग लेते हैं, आपका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं, कौन इनके खिलाफ केस लड़ेगा? सो ये सारी चीजें न्यू रूल्स रेगुलेशन में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होते रहते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो इवेंचुअली हमने देखे ऐड होते हुए, थोड़े हम पढ़ेंगे भी। अब देखो, जो कि एज इट हैज केप्ट इटसेल्फ अब्रेस्ट विद द चेंजेस, द कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम अ लाइव एंड डायनेमिक डॉक्यूमेंट इंस्टेंट ऑफ अ रिजिड वन। तो रिजिड भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं टच कर सकते, जो है यही मानना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। और उसमें हम जब चाहे जो चाहे चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे चेंजेस के बारे में बात करें तो आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर हम 26th अमेंडमेंट की बात करें बच्चा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 26th अमेंडमेंट हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किया था। और अमेंडमेंट मतलब क्या होता है? जस्ट सिंपली एडिंग अपॉन थिंग्स, जस्ट चेंजिंग अ लिटिल बिट थिंग्स। तो 26 अमेंडमेंट से हमने, जो भी लोग स्पेशल अपने आप को राजा महाराजा कहते थे, क्योंकि आपको पता है कि पहले इंडिया में जो स्टेट है, जैसे कि यू कैन सी आंध्र प्रदेश, यू कैन सी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, पहले से नहीं होता था। पहले होते थे प्रिंसली स्टेट, और ये 500 से भी ज्यादा थे। इन 500 स्टेट को बहुत ही अच्छे से बहुत सारे लोगों ने, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने काफी ज्यादा इंटीग्रेशन किया है। और ये 500 प्लस जो अलग अलग राजा इन पे बैठते थे, उनको इंटीग्रेट किया। जैसे आपने कभी सुना होगा निजाम ऑफ हैदराबाद, राजा हरी सिंह, ये सारे कुछ नाम है बच्चा, जो अलग अलग राजा होते थे, अलग अलग रॉयल फैमिली से आते थे। तो पहले तो हमने बोला कि कोई बात नहीं, आप बहुत बड़े रॉयल फैमिली से आते हो, हम आपको सैलरी देंगे, हम आपको पेंशन भी देंगे, आप लेकिन राज्य के मतलब बहुत करोड़ों का आपको फंड दे देंगे, आप एंजॉय करो अपनी लाइफ। लेकिन आफ्टर सम टाइम वी रियलाइज कि नहीं, अभी ये बंद करने पड़ेगा, अभी सब लोग इक्वल है, नोबडी कैन राइट राजा रानी महाराजा अपने सामने, कुछ भी ऐसा कोई नहीं लिखेगा, सब बराबर है। देयर इज नो कंसेप्ट लाइक राजा महाराजा, ठीक है। तो वो 26 अमेंडमेंट में बच्चा, ये सारी जो सैलरी जो है गवर्नमेंट देती थी, वो सब कुछ रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि उनके पूर्वजों ने कुछ तो बहुत किया रहेगा, तो वो सब कुछ अब, क्योंकि सबको इक्वल लेवल पे लेके आना था ना, तो बाकी लोगों को भी दो, उनके तो पूर्वजों ने कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किया है ना। somebody fought in the freedom movement, somebody died while fighting for the freedom movement, तो सब लोग डिमांड कर रहे थे। देन
36 अमेंडमेंट आप ये जरूर याद रखना, 36 अमेंडमेंट बात करता है सिक्किम को इंडियन स्टेट बनाया गया। 61st में बच्चा हमारा क्या हुआ, वोटिंग राइट जो है आपका एड ऑन हुआ। वोटिंग राइट क्या है, जो कि 21 लोग ईयर्स के लोग देते थे, अब वो 18 ईयर्स के बच्चे भी वोट दे सकते हैं। इवन शादी का एज भी रिवाइज हुआ है, पहले 18 साल की लड़कियों की शादी हो जाती थी, अब 21 ईयर्स की लड़की होनी चाहिए, और लड़के की तो सॉरी 18 ईयर्स की लड़की होनी चाहिए और 21 ईयर्स का बॉय होना चाहिए। ठीक है, दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू सी। 73rd अमेंडमेंट जो है बच्चा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था, जिसने पंचायती राज ऐड किया था। तो ये कुछ अमेंडमेंट है जो अपेरेंटली आपको तो याद रखने पड़ेंगे। इसमें कोई भी हम लोग जो है नहीं कुछ भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ईयर्स भी याद रखना, 26 अमेंडमेंट ऑब्वियसली 1971, फिर 36 हुआ 1975, 1989 में 61st आया, 1993 में 73rd अमेंडमेंट आया। ये अमेंडमेंट ने बहुत सारी चीजें ऐड करी जो पहले नहीं थी, तो दैट इज समथिंग जो प्रूव करता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। आई होप आपको थोड़ी थोड़ी चीजें यहाँ तक समझ आई होंगी। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो इंडिया के पास सबसे ज्यादा वोटर्स हैं और सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश भारत है, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ वोटर। जब से हमने एज रिड्यूस करा तो और भी ज्यादा बड़ा नंबर हमारे पास आ गया, तो हमारे यहाँ पर यंग नेता बहुत ज्यादा निकल के आए। उन यंग नेताओं को टाइम लग जाता है, जब तक वो बड़ी पावर पर आते हैं वो थोड़ा एजड हो जाते हैं, बट डेफिनेटली जो एक अच्छा लोकल लेवल से 20-25 ईयर्स में कोई यूथ जो होता है, जो यंग बच्चे होते हैं, अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं तो इट इज नॉट लाइक कि 24-5 ईयर्स की एज में आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। यू हैव टू हसल, यू हैव टू वर्क हार्ड। सो इमेजिन समबडी इन दैट 20-25 एज, ये जो ग्रुप होता है पंचायती राज में, वो लोकल लेवल से पार्टिसिपेशन, कॉलेज लेवल से, फिर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड इवेंचुअली पूरा ऊपर पहुंच जाता है। तो जब तक वो ऊपर पहुंचते तो बच्चे इसमें उनको 10 से 15 साल लग जाते हैं, एंड बाय द टाइम 10 से 15 साल चले जाते तो वो 40 ईयर्स के हो जाते, बट पॉलिटिक्स में बहुत यंग एज में आ गए थे। सो दैट इज हाउ जो है इंडिया में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी बच्चा जो हमारे काम आती हैं। ठीक है, चलो। सो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू सी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमारे यहाँ पर सक्सेसफुल डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमारे पे फ्री और फेयर तरीके से होता है। फ्री मतलब कोई जिसको चाहे पार्टिसिपेट कर सकता है, फेयर इसमें कोई धांधली नहीं होगी। आफ्टर एवरी 5 ईयर सबको इक्वल चांस मिलता है। रियकरिंग इलेक्शंस होते रहते हैं, और जो वोटिंग राइट हमने रिड्यूस किया था कौन से अमेंडमेंट से, 61st अमेंडमेंट से, वो तो और भी ज्यादा बेनिफिशियल हुआ इंडिया के लोगों के लिए। इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द पॉलिटिकल प्रोग्रेस, पॉलिटिकल कंटेस्ट जो है शो कि इंडिया डेमोक्रेसी कितना ज्यादा सक्सेसफुल है। सो इंडिया is actually having a very very successful democracy because of the young population and the young generation। आप भी थोड़े साल में वोट देने लग जाओगे, आपको और ज्यादा चीजें समझ में आने लगेगी। तो बेसिकली अब यहाँ पर क्या है, टू स्टैब्लिश सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी इज एक्चुअली द मेन एम ऑफ द डेमोक्रेसी। आउटकम नंबर जो हम सेकंड पढ़ने वाले हैं, तो अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक वैल्यूज पढ़ ली, बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया, हमने देखा कि डेमोक्रेसी में कितना ज्यादा रिजिडली हमारे पास चीजें, कितनी अच्छी चीजें हैं, और अब हम देखेंगे कि यही कॉन्स्टिट्यूशन कैसे सोसाइटी में हर किसी को बराबर समझने के लिए, हर किसी को इक्वालिटी का दर्जा देने के लिए, सबको बराबर समझने के लिए कैसे उनके साथ पेश आएगा। व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स द कॉन्स्टिट्यूशन विल डू टू अंडरस्टैंड कि सब लोग उसकी सामने बराबर है। कानून देखा है, उसके आंखों पे ब्लैक कलर की पट्टी होती है। अभी तो चलो वो नए चेंज हुआ है, वो हट गई है, उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया। नाउ दैट कानून की जो वो मूरत होती थी, नाउ शी इज वेयरिंग अ साड़ी, तो दैट इज समथिंग। और उसकी आंखों से पट्टी भी हट गई बच्चा, पर पहले उसकी आंखों पे एक ब्लैक कलर का तो होता था, जब आपने पूरी कोई मूवी वगैरह में देखा होगा। क्यों होता था? बिकॉज कानून अंधा बोला जाता था, इन द सेंस उसको बस ये चीज सुनाई देता था कि कौन गलत है और कौन सही है। शी विल नॉट कंसीडर कि सामने कौन खड़ा है, क्या वो बहुत सारी ज्वेलरी पहन के गोल्ड डायमंड की चमकदार तरीके से, या वो बहुत सुंदर है और उसको देख के सजा देने का मन नहीं कर रहा है, या वो बहुत अगली है और ऐसी कुछ चीजें हैं कि अरे इसको तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमेशा आपके गुनाहों के बेसिस पर आपको सजा मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये हम लोगों ने पहले देखा था, लेकिन अभी तो उसकी आंखें भी खुल गई हैं, तो अब तो वो आपको और ज्यादा दरिंदगी की नजरों से देखता है कि अरे तुमने ये क्या किया, और आपको सजा मिले। अगर आप बेगुनाह होता, वेल एंड गुड, ओके। सो बोलते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो वो प्रूव हुआ है। अभी हम शक्ल देख के कोई कह सकता है, शक्ल देख के तुम मुझे कह सकते हो कि मैं कितनी शैतानी करती हूँ कि तुम्हें आइडिया भी नहीं है। शक्ल देख के अरे मैम आप तो बिल्कुल शैतानी भी नहीं करते होंगे, तुम्हें थोड़ी पता है कि मैं कितनी ज्यादा शैतानी करती हूँ। तो ये सारी चीजें बच्चा हम शक्ल देख के तो नहीं डिसाइड कर सकते ना, दैट इज हाउ अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिखा है। अभी सारे लोग तो बच्चा क्या है, अगर सोसाइटी में एक रहेंगे
सोसाइटी में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन का, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। देखो डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत सालों से चले आ रहा है। जब हम लोग नहीं थे, मतलब हमारी जनरेशन नहीं थी, आप नहीं थे, हम नहीं थे, जब हम लोगों ने कोई प्लानिंग नहीं थी धरती पे आने का, तब से बहुत हजारों सालों से, दो था पता नहीं 50,000 साल पुरानी अगर हम हिस्ट्री उठाएं तो पता चलता है कि डिस्क्रिमिनेशन हमेशा से होता है। और इस डिस्क्रिमिनेशन को एकदम खत्म करना तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, हमें थोड़ा टाइम लगेगा उसको खत्म करने के लिए। और यहाँ पर अगर हमें उसे खत्म करना है तो हम फॉलो करते हैं इंक्लूसिव डेमोक्रेसी। इंक्लूसिव मतलब होता है इंक्लूड दी ऑल फैक्टर्स। आपको हर एक चीज को, अपने आसपास मिलने वाली चीजों को इंक्लूड करना पड़ेगा हर एक चीज में। Now accommodating different sections of society which ultimately reduces the social conflict. When I do not have a problem of teaching girls and boys at the same time, I do not have a problem कि मेरी क्लास में हर एक सेक्शन से बच्चा आ रहा है, हर एक बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा है, वो पढ़ रहा है। सो आई एम अकोमोडेटिंग डिफरेंट सेक्शंस डिस्पाइट ऑफ फीलिंग कि वो बच्चे एक दूसरे से कनेक्टेड फील नहीं करेंगे। आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट सब, ताकि सबको इक्वल फील हो। सो दैट इज द वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि जो सबको इक्वल फील कराता है। अगर कोई पीछे रह गया तो उसको रेस में आगे भी लेके जाता है वाया रिजर्वेशन, वाया सम रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे कि विमेन, जैसे कि बॉटम सोसाइटी के लोग जो समझे जाते थे, विच वी विल बी डूइंग नाउ। अब देखो, राइट बेस्ड अप्रोच हमारा सबसे पहला अप्रोच था कि हम लोगों ने जो भी देखा अब हम उसको सही करेंगे, जो भी सारी चीजें थी उनको बेटर बनाएंगे। वो कौन कौन सी चीजें थी आओ देखते। मेनी चेंजेस वर एक्चुअली ब्रॉट अबाउट द इंडिपेंडेंस टू इम्प्रोवाइज डेमोक्रेसी। बहुत सारी चीजें हमने करी ताकि हमारी डेमोक्रेसी भी अच्छी हो जाए, सब लोग इंक्लूसिव तरीके से रहें सोसाइटी में, कोई बहुत ज्यादा ऐसे अलग थलग ना फील करे। सो बच्चा अंटिल टिल 2000 ईयर द पर्सपेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स द पीपल वाज दैट ऑफ बेनिफिशियरी। पहले लोगों को लगता था कि नहीं नहीं ये तो उनको भले के लिए हो रहा है, बट फिर हमने रियलाइज करा कि एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा और रियलिटी का डेवलपमेंट एंड राइट्स ऑफ द सिटीजन के बारे में बात करनी पड़ेगी। और कुछ राइट बेस्ड अप्रोच हमें देने पड़ेंगे जो डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाएंगे। अधिकार देना पड़ेगा, बोलने से कुछ नहीं हो रहा है। सोसाइटी में हम स्कूल में बोल रहे हैं कि एवरीवन इज इक्वल, बट बाहर जाके वही बिहेवियर हो रहा है। वो नहीं करना है, बाहर जाके उनको फिर वही उल्टी सीधी चीजें लोग बोल रहे हैं। दैट इज समथिंग वी आर नॉट सपोज टू डू। तो हम इसको लीगल कर देंगे, बहुत सारी चीजों को इलीगल कर देंगे। एक दूसरे को बॉडी शेम करना, रेशियली डिस्क्रिमिनेट करना आजकल इलीगल है। यू विल बी पुट बिहाइंड बार्स अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, ठीक है। आप किसी को नहीं बॉडी शेम कर सकते हो। उसको गुस्सा आएगा तो डिफेमेशन का चार्ज आपके ऊपर लगा देंगे कि इसने मेरा मेरा बेइज्जती ऐसा वाला कुछ है। तो मेक श्योर कि आप ऐसे कुछ चीजें ना बोलो। बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं जो बोल भी देते हैं, फिर उन पर बड़े बड़े केसेस पे चलाए जाते हैं, बट दे हैव अ लॉट ऑफ मनी टू फाइट केसेस, बट वी डोंट हैव। हमें तो थोड़ा सोच समझ के ही बोलना पड़ेगा ना बच्चा। चलो, सो ये हमारे पास चीजें हैं। और सबसे पहले आता है राइट टू वोट। राइट टू वोट में बहुत सारे चेंजेस हुए और सबसे पहले तो एज वाला चेंज। अब राइट टू वोट जो है इंडिया में एक ऐसा प्रिंसिपल है जो अडल्ट सफरेज पर बेस्ड है, यानी कि 18+ लोग वोट दे सकते हैं। द वोटिंग राइट इज इक्वली गिवन टू मेन एंड वुमेन बोथ। अर्लियर जो एज थी बच्चा वो 28 ईयर्स थी, 21 ईयर्स थी ना, वो 18 ईयर्स हो गई है। एज दिस लिमिट वाज रिड्यूस फ्रॉम 21 टू 18। अब ये जो है representative youth of the country an opportunity to become a part of political process। जो लोग जो परसेंटेज ऑफ पीपल जो सबसे ज्यादा थे इंडिया में, ये जो यंग पॉपुलेशन थी, जब ये अमेंडमेंट हुआ था 61 अमेंडमेंट, तब यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। ये जो 18 से 20 वाले लोग थे काफी ज्यादा थे। इनको इंक्लूड करने से कम 40-50 लाख का डिफरेंस आ गया था वोटिंग राइट्स में। सो दैट इज हाउ, जब ज्यादा से ज्यादा वोट देंगे लोग तो यंग जनरेशन अच्छी गवर्नमेंट बनेगी। देन ऑब्वियसली स्कोप बढ़ा, ज्यादा का ज्यादा यूथ रिप्रेजेंटेशन हुआ और इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड बन गया। द चेंज विच केम इन लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इज क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। ज्यादा नंबर में लोगों ने वोट भी दिया और अच्छा डिसीजन भी आया। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर 5 लोग किसी एक इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं और वो पांचों के पांचों एब्सेंट हो जाएंगे, तो अगर एक इंसान को एक इंसान सपोर्ट करा था तो भी वही जीत जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ज्यादा लोग जब वोट देते हैं तो एक क्वालिटी डिसीजन निकल के आता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का ओपिनियन पता चल सके, राइट। सो ये हम लोगों को देखना है। The political parties merge with active support of young voter to representing different expectation of people and also leading to competition and political spare। जब लोगों के अलग अलग एस्पिरेशंस होते थे, किसी को घर चाहिए था, किसी को बंगला चाहिए था, किसी को गाड़ी चाहिए थी, किसी को कुछ चाहिए था, तो हर एक फील्ड में डेवलपमेंट हुआ। कुछ कंडीशन में लोग बोल रहे थे हमें तो रोड्स अच्छे बनानी है, कुछ कंडीशन में लोग बोल रहे थे हमें तो नहीं हाईवे अच्छे बनाना है, कोई बोल रहे थे नहीं नहीं हमारे तो घर बना दो, हमें तो जॉब्स दे दो। तो डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्शन वर एक्चुअली एड्रेसिंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स और सबका सोल्यूशन निकलते चले आया और फाइनली एक अच्छी डेमोक्रेसी इंडिया में बनी।
देन हमारा दूसरा राइट बेस अप्रोच जो था वो था आरटीआई। आरटीआई बहुत पावरफुल है, 2005 में आया। आरटीआई से अब आप गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी को, जो भी गवर्नमेंट कर रही है उससे पूछ सकते हो, उससे उसका हिसाब जान सकते हो। और अब ये इंडियन सिटीजन को जो राइट मिला था, राइट इन्फॉर्मेशन, इससे इंडियन सिटीजन और स्ट्रांग हो गए। क्यों? गवर्नमेंट मतलब जैसे मान लो कि कोई एग्जाम हुआ है गवर्नमेंट का और उसमें कोई धांधली हो गई है, तो वो भी पता लगाई जा सकती है। आप लोग क्लास 10 के भी एग्जाम देने वाले हो और आपको लग रहा है कि मेरा तो मैम अच्छा भी नहीं, मैंने तो इतना अच्छा एग्जाम दिया था, मेरा तो अच्छा भी चेकिंग भी नहीं हुआ है, मुझे तो दोबारा चेक कराना है। एंड देन यू वेंट थ्रू, और वो तो टीचर आपसे कुछ दुश्मनी निकाल रहा था, उसका मूड ठीक नहीं था, उसने आपके आधा पेपर चेक नहीं करा। सो नाउ यू कैन एक्चुअली मेंटेन अ ट्रांसपेरेंसी। अभी किसी भी फील्ड में हो सकता है। आपको गवर्नमेंट का पैसा चेक करना है, गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आ रहा है, कहाँ से किस इंसान को जॉब मिल रही है, क्या कोई फ्रॉड तरीके से जॉब नहीं मिल रही है, वो सही में एग्जाम देने एग्जाम सेंटर पे पहुंचा था या क्या, उसकी चीटिंग तो नहीं कराएगी, सब कुछ पता लगाया जा सकता है। इवन डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हैं इफ समबडी इज यूजिंग फेक डॉक्यूमेंट्स। तो बच्चा ये सारी चीजें हमारे इंडिया के लोगों को स्ट्रांग बनाती हैं, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करती है कि किसी का फेवर तो नहीं हो रहा है ना, चाचा भतीजे जो हैं वो पॉलिटिक्स में रह के कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें पता लगाई जा सकती हैं, जिससे सिटीजन ही का ही एम्पावरमेंट होता है और सिटीजन को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि वो गवर्नमेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा इंटरैक्ट कर सके। समझा आपको? चलो, नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। राइट टू इन्फॉर्मेशन हार्मनी लेके आता है बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। ठीक है। It brought transparency in administration, made the government realize that they are answerable to people। मतलब आप गवर्नमेंट जो भी करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है बच्चा? एडमिनिस्ट्रेशन आपके स्कूल में भी होता है, एडमिन डिपार्टमेंट आपने सुना होगा, जो पूरा हिसाब किताब, एडमिशन, रोल नंबर, आपका कितना डिजिट है, आपका एडमिट कार्ड, ये सारी चीज संभालता है। वैसे ही पूरे देश को चलाने का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ऑफिसर्स होते हैं, रोड ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन मिनिस्ट्री, ये सब कैसे काम कर रहा है, तो ये सब हमें अब पता चल जाएगा कि क्या ये काम अच्छे से कर रहा है। पर बहुत सारे लोगों को तो फर्क नहीं पड़ता, अपने काम में बिजी होता है। जो बहुत एजुकेटेड लोग होते हैं वो हमेशा आरटीआई लगा के चेक करते रहते हैं। देर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन माई फैमिली हु कीप्स ऑन अप्लाइंग आरटीआई। हर चीज उनको पता होती है। इवन माई फादर इज सो क्यूरियस, ही इज ऑलवेज अप्लाइंग आरटीआई एंड आस्किंग गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है। आई एम लाइक क्रेजीली, पापा क्या पूछते रहते हो आप? लेकिन ही इज लाइक नहीं, मुझे तो सब पूछना है, अपनी डायरी में लिखते रहते हैं सारी चीजें। ही हैज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जिनको जो सारा दिन आरटीआई लगाने के लिए बैठे रहते हैं। पता नहीं भाई क्या जानना है ऐसा। लेकिन दीज आर द पीपल ऑफ द सोसाइटी दैट वी नीड, जो गवर्नमेंट की हैपनिंग्स के बारे में, गवर्नमेंट की वर्किंग के बारे में सब पता रखते हैं। कि तुम्हें पता है कांग्रेस ने ये इतना बड़ा धांधली किया था, ये हुआ था, वो हुआ था, तुम्हें पता है बीजेपी ये कर रही है, एंड थिंग्स लाइक दैट कीप्स द डेमोक्रेसी स्ट्रांग। तो आरटीआई जैसी चीजें बच्चा हमारे इंडिया को और स्ट्रांग बनाती हैं। उसके वजह से जो सीक्रेसी वाला था ना, छुप छुप के करोड़ों पैसे जो गवर्नमेंट खा जाती थी, अभी वो नहीं है। अभी उस चीज का सारा पता लगाया जा सकता है। बट ऑलवेज रिमेंबर, कुछ ऐसे कॉन्फिडेंशियल इश्यूज हमेशा रहेंगे जिसके बारे में आप कभी पता नहीं लगा सकते हो, जैसे कि डिफेंस मैटर या कोई भी इंटेलिजेंस का कुछ भी होता है। रॉ वगैरह का नाम सुना है आपने? मतलब इट इज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इट इज अ इंटेलिजेंस विंग, जो पता लगाते रहते हैं कि दुश्मन तो नहीं आ गए हैं, टेररिस्ट तो नहीं आ गए। सो वो हिडन तरीके से बच्चा काम करते हैं, तो उनके बारे में हम इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली नहीं गेन कर सकते, क्योंकि कोई टेररिस्ट को भी तो बेच सकता है ना वो इन्फॉर्मेशन। सो सर्टनली हम कुछ इन्फॉर्मेशन गेन नहीं कर सकते, बाकी सारी कर सकते हैं। देन आरटीआई बच्चा 2000 से हम लोगों ने इसको अप्रोच करना शुरू कर दिया था, और उसके बाद वी हैव सो मच। 2005 में आरटीआई आने के बाद अभी हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन के बाद राइट टू एजुकेशन भी आया और राइट टू फूड सिक्योरिटी भी आया। अब हमें हर बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा कंपलसरी, पेरेंट्स को बच्चे को पढ़ाना कंपलसरी हो गया है। और हर बाहर इंसान को फूड सिक्योरिटी गवर्नमेंट देगा। और फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है बच्चा? फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि सब लोगों को 2 वक्त की रोटी मिलना जरूरी है। दैट इज हाउ इंडिया फॉलोज द सिस्टम ऑफ पीडीएस, विच इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या बोलते हैं, जो राशन शॉप्स होती है ना, जहां पर सस्ते में राशन मिल जाता है, राशन कार्ड भी होता है। दैट इज हाउ इंडिया में फूड सिक्योरिटी मेंटेन होती है, कि 2 वक्त की रोटी सब डिजर्व करते हैं। फिर उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है पॉलिटिकल मेच्योरिटी। ये तो मैं आपको वैसे ही बताऊंगी, आप समझ लोगे। डेमोक्रेसी बिकम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल लाइफ एट इज प्रैक्टिस, कीपिंग इन माइंड ये ऑब्जेक्टिव्स। इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर है, जिससे की वजह से हमारा बहुत ज्यादा पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा बन जाता है। लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर और लोकल गवर्नमेंट नहीं रहता है, तो हमें पॉलिटिकल मेच्योरिटी आती है। ये नहीं कि सामने हमने चिट्टी रोबोट बिठाया हुआ है, हमने सामने भी इंसान ही बिठाया हुआ जो इंसान के लिए सारी बातें करेगा। हाँ, वो थोड़ा बहुत अपना करप्शन करता है, लेकिन बातें तो इंसान के लिए करता है। इंसान के लिए मेट्रो बनाई जा रही है, इंसान के लिए हाईवे बनाया जा रहा है, इंसान के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, इंसान के लिए सारा डेवलपमेंट हो रहा है। सो दैट पार्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बच्चों और भी ज्यादा पॉलिटिकल मेच्योरिटी लेके आते हैं और इंडिया की डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाते हैं। एंड व्हाट डू वी मीन बाय फ्री एंड फेयर इलेक्शन? वी ऑल नो दैट
फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब ये होता है कि कोई अनफेयर मीन नहीं फॉलो होगा कि फूफा का बदमाश चाचा भतीजा जो है कुछ लॉयर वगैरह लेके आके बन गए हैं, या फिर सीक्रेसी में चीजें नहीं होंगी, सब कुछ ओपनली होगा। सो दैट इज फ्री एंड फेयर, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आपको लीडर बनना है, आओ बनो, आपको वोटिंग राइट देना दो, लेकिन 18+ होने चाहिए रहेंगे। सिटीजन अपने वोट्स कास्ट करते हैं पब्लिक इश्यूज से रिलेटेड, और वो अपनी मेच्योरिटी दिखाते हैं ताकि वो अच्छे इंसान को अच्छे इश्यूज जो एड्रेस कर रहा है उसको लेके आए, और सारी चीजें बच्चा बेटर से बेटर होते चले जाए। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी अभी तक नहीं हुई होगी। अगर आपको हुई है तो मुझे एक बार जल्दी से बता दो, ठीक है। चलो, अभी हमें थोड़ा अच्छा खासा पार्ट शुरू करना है, और वो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। अभी 1990s तक तो सारी चीजें सही ठीक चल रही थी, बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा था, बट आफ्टर 1990s वी रियलाइज कि हमें इंडिया की इकोनॉमी, हमें इंडिया की पॉलिटिक्स को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और जब हम इसे और स्ट्रॉन्ग करेंगे तो अब हम पावर को और ज्यादा डिवाइड करेंगे, और उसी को हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अभी डिसेंट्रलाइजेशन कौन सी बला है, लेट मी ब्रीफली टेल यू अबाउट दिस। चलो, आप लोगों को यहां तक चीजें समझ में आई? आई होप आप लोगों को यहां तक चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए। अराउंड 1990s इंडिया की पॉलिटिक्स में और बड़ा चेंज, और ये चेंज बच्चा डिवीजन ऑफ पावर विद इन अ कंट्री इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। Under dictatorship and military rule, the power is centered around one person or a group of individuals. But in democracy, the power is divided among center, state, local, self-government, etc. Decentralization is the core of democracy. बच्चा decentralization का मतलब होता है पावर सेंटर से उड़ा के बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया जाए। समझ में आया कुछ क्या हो रहा है? ये अगर मान लीजिए हमारे लेवल्स हैं, सबसे ऊपर होती है हमारी कौन सी गवर्नमेंट विच इज रिटन, ये होती है सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको नरेंद्र मोदी जी करंटली लीड कर रहे हैं। स्टेट होती है जैसे महाराष्ट्र के सीएम होते हैं, अभी कौन है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। और सबसे नीचे होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब किसी भी चीज को 3 लेवल से होके गुजरना, अगर आपको घर में 3 लोगों से कुछ चीज का परमिशन लेना पड़े तो सबको पता है कि वो 3 लोग आपकी कुछ ना कुछ बातें यहाँ से निकलवा लेंगे। सो 3 लेयर से परमिशन लेना, 3 लेवल के सिक्योरिटी क्रॉस करना, मतलब किसी एक इंसान के हाथ में पावर नहीं है। एक इंसान के हाथ में पावर होगी तो यस और नो ही आंसर आएगा, बट जब बहुत सारे लोगों के हाथ में पावर होती है तो यूनिटी भी बनाई जा सकती है, एंड दैट इज व्हाट मेक्स इंडिया वेरी ब्यूटीफुल। डिवीजन होता है पावर्स बहुत सारे लेयर में। अनलाइक डिक्टेटरशिप, तानाशाही जो होती है कि जो मैंने बोल दिया वही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, दैट इज तानाशाही। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉलीवुड में पहले जो हैं सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान, दीज वर द मेन 3 हीरोज, और इवन अक्षय कुमार फॉर दैट मैटर, ये सारे लोग होते थे। लेकिन अभी देखो कितना ज्यादा लोग आ गए हैं, जो जितना ज्यादा टैलेंटेड है आजकल उसको उतना ज्यादा चांस मिल रहा है। सो दैट इज हाउ कि कोई अपनी डिक्टेटरशिप नहीं दिखा सकता है। यहाँ पर इंडिया में डिवीजन हो रहा है पावर का, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके लिए जो दिया है, जो पूरा प्रोसीजर किया, उसको डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ही कहते हैं, कि पावर को सेंटर में जो बैठा था उसको बहुत सारी ब्रांचेस में अब डिवाइड कर दिया, इधर 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 चारों डायरेक्शन में बिठा दिया है कि जाओ पूरा देश चलाएंगे अपनी मर्जी से। अब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हमारे डीपीएसपी में दिया हुआ है। डीपीएसपी क्या होता है बच्चा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। इसमें जो चीजें गिवन होती हैं वो राज्य को माननी पड़ती हैं, और वो नहीं भी चाहे तो नहीं माने, लेकिन ज्यादातर अच्छे के लिए होती हैं। ज्यादा पावर का मिसयूज ना हो, लोगों का ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो, ये हमें पता चलता है लोकल लेवल पर हम अपना कौन सा लीडर चाहते हैं। हमारे गली मोहल्ले में जो डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे गांव में, हमारी सोसाइटी में, हमारे टाउन्स में, सिटीज में क्या डेवलपमेंट हो रहा है वो हम लोगों को पता रहता है, ठीक है। द गाइडलाइंस अबाउट एम्पावरिंग द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज आर गिवन इन द डीपीएसपी, और ये है सबसे इंपॉर्टेंट डिसेंट्रलाइजेशन का 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। अब इसके लिए वंस अगेन आई रिपीट इट एंड वील ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। बच्चा, पहले हमारे पास इस टाइप से गवर्नमेंट होती थी, 2 ही लेवल की, ठीक है। पहले हमारे पास 2 लेवल की गवर्नमेंट होती थी, लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 2। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के बाद हमने पावर को डिवाइड किया है डिफरेंट लेवल पर। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये स्टेट लेवल गवर्नमेंट होती है, और सबसे ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती है वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। बहुत सारे नाम होते हैं इसके, लेकिन आप याद रखना जो सेंटर में जो पूरे इंडिया की होती है इट्स कॉल्ड इंडियन गवर्नमेंट। यहाँ पर जो नाम होता है दैट इज कॉल्ड एज स्टेट गवर्नमेंट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट, और यहाँ पर होता है लोकल लेवल।
नाउ सिंस लोकल लेवल पर बच्चा हम दो जगहों पर रह रहे होते हैं, और वो दो जगह है रूरल एरिया, ये तो हम गांव में रहते हैं, या फिर हम लोग टाउन्स में रहते हैं, और टाउन्स होते हैं अर्बन एरिया। अब रूरल एरिया में रहोगे तो यहाँ पर पंचायत होंगी, गांव में पंचायत नहीं होती है, और अर्बन एरियाज में रहोगे तो यहाँ पर म्युनिसिपैलिटीज होंगी। ओके, दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, और इसमें हमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। गांव में रूरल एरियाज में पंचायती सिस्टम होता है जिसको हम पंचायती राज सिस्टम कहते हैं, और आपका अर्बन, और यही 73rd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, पहले नहीं था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, और ये उसके बाद 74th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। ओके, दिस इज व्हाट यू हैव टू अपैरेंटली रिमेंबर फ्रॉम दिस पोर्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चा। देन थोड़ा सा सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी वाला पोर्शन भी कवर करते हैं बढ़िया से। अ न्यू प्रोग्रेसिव सोसाइटी जिसमें अच्छे वैल्यू होते हैं सोशल जस्टिस के और इक्वालिटी के, वो अच्छा रिजल्ट भी लेके आती है। द गवर्नमेंट एज वेल एज द पीपल शुड स्ट्राइव टू फुलफिल दीज ऑब्जेक्टिव्स। एक अच्छी सोसाइटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छे सोशल जस्टिस होने का, जहां पर किसी के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, सब बराबर हैं। लेकिन वो कंडीशंस क्या होते हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने करी, आओ उनको थोड़ा सा समझते हैं। देखो, अगर हमें स्टैब्लिश करना है सोशल जस्टिस तो हमें इक्वालिटी हर एक सिटीजन के लिए रखनी पड़ेगा। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, जहां पर उसका बर्थ हुआ है, जेंडर, रेस, प्रॉपर्टी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर आप कर रहे हो ऐसा तो बहुत गलत है। इफ यू आर बॉडी शेमिंग समबडी, इफ यू आर passing on some racial comments, no, you should not be doing that, that's illegal। जब बड़े हो जाओगे तो आपके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। अभी तो आप छोटे हो तो आप जुने वाले हो, आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन जब व्हेन यू ग्रो अप तो बच्चा एक्शन हो जाता है इन सारी चीजों का, ठीक है। तो ये सब नहीं बोलने रहता है। तो ये जो होते हैं कास्ट के लिए कुछ करना, रिलीजन के ऊपर कुछ करना, लैंग्वेज के ऊपर आजकल आप देख रहे हो कितना ज्यादा हो रहा है, नहीं है, दैट्स इलीगल इन इंडिया। दैट इज समथिंग यू आर नॉट सपोज टू डू। जो जो लैंग्वेजेस को बोलना है बोलने दो, आप अपने से मतलब रखो। अनटिल एंड अनलेस किसी के कुछ करने से देश को नुकसान नहीं हो रहा है, वो कुछ गलत नहीं होता है कभी भी, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स। इक्वल अपॉर्चुनिटीज हर एक इंडिविजुअल को मिलनी चाहिए, ऑल इंक्लूसिव डेमोक्रेसी होनी चाहिए हर लेवल पर, गांव, शहर, स्कूल, बाहर, इंडिया, घर, हर जगह इक्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी। और ये सब करने के लिए, हर एक सेक्शन को मेन स्ट्रीम में लेके आने के लिए बहुत मेहनत करी है डेमोक्रेसी ने, और वो थोड़े से एग्जाम्पल्स हमें पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहली मेहनत करी है पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। रिजर्वेशन क्या होता है, मान लीजिए 100 सीट्स हैं और मैं 30 सीट्स पहले ही रिजर्व कर दूं। क्या आप स्कूल में ऐसे करते थे कि जब आप पिकनिक पे जा रहे हो, बस में जा रहे हो, वैन में जा रहे हो, अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए सीट सेव कर लेते थे कि मेरा बेस्ट फ्रेंड बैठेगा यहाँ पर, अभी तो कोई नहीं बैठ सकता, मैंने उसका बैग रखा, वो आ ही रहा है बस। एग्जैक्टली लाइक दैट कुछ लोगों को रिप्रेजेंटेशन बहुत पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, क्योंकि वो लोग बहुत बैकवर्ड चले गए थे सोसाइटी में, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उन लोगों ने बहुत सफर किया था, इवेंचुअली दे हैड टू सफर अ लॉट, और उनको सोशल जस्टिस नहीं मिल रहा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको आगे लेके आएंगे, हम आपको सेम रेस में दौड़ाएंगे। जो कोई बात नहीं, जो बहुत पहले से दौड़ रहा था, हम भी आपको उधर रखेंगे, फिर एक इक्वल रेस होनी चाहिए। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि अलग अलग कट ऑफ्स भी जाती हैं बहुत सारे एग्जाम्स में। बहुत सारे एग्जाम्स में जो पहले से सीट्स होती है वो विमेन के लिए रिजर्व हो जाती हैं, एससी एंड एसटी के लिए रिजर्व हो जाती हैं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी के लिए भी रिजर्व हो जाती है। तो बच्चा देख सकते हो ये पॉलिसी थी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जिनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन मिलता है। ओबीसी को भी मिलता है 27%, और बाकी सी जनरल लोगों के लिए होते हैं जो जनरल कैटेगरीज हैं। और जनरल कैटेगरी के लोग वो होता है जिनके जिनके बेसिकली पूर्वजों ने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा, वो सोसाइटी में बढ़िया से इक्वल तरीके से सब कुछ देखते आ रहा है। और रिजर्वेशन डिप्राइव्ड क्लास को मिलता है ताकि वो लोग भी सेम डेवलपमेंट देख सकें अपने सोसाइटी में, ठीक है बच्चा। सो ऐसा ही हमारे पास एक शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है जो हमारे चैप्टर में गिवन है, विच वी हैव टू डू। अब ये क्या है, एट्रोसिटीज मतलब क्या होता है, जो बहुत कुछ गलत हो रहा होता है, बहुत ज्यादा हीनियस चीजें हो रही होती हैं। सो ऐसा ये प्रिवेंशन ऐसा लोग ना करें, ऐसा हमने एक सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के लिए लॉ पास किया था, ये एक्ट बना था। तो इसने अब इनजस्टिस जो भी इन लोगों के साथ हो रहा था, उनकी जाति और उनकी जनजाति को लेके कि अरे आप तो ये यू कांट डू दिस, यू कांट डू दैट, नहीं,
नहीं कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, रूल्स रेगुलेशन ऐसे नहीं कर सकते, सब इक्वल है। डज नॉट मैटर हाउ समबडी लुक्स, व्हाट दे डू, हाउ दे डू इट, ऑल वी ऑल आर इक्वल until unless वो कुछ गलत नहीं कर रहा है। और इस ऐसे एनीवन फाउंड गिल्टी ऑफ कमिटिंग एनी एक्ट दैट इज लाइबल फॉर पनिशमेंट। और अगर आपको लग रहा है कि आप कल को अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करो, वहां पर आप बोलो कि आप कौन सी कास्ट से हो, आप कास्टिज्म कर रहे हो, तो और उसको जॉब पे नहीं रख रहे हो, केस हो जाएगा। टैलेंट के हिसाब से रखने पड़ता है, ठीक है। गवर्नमेंट तो डेफिनेटली ऐसा नहीं कर सकती, लोग करते हैं बिकॉज लोगों के लिए अभी भी इतना ज्यादा चीजें मैटर करती है फालतू की कि लोग ये सब चीजों में पड़े रहते हैं। देन माइनॉरिटीज के लिए बच्चा गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज ली हैं ताकि वो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में सेम लेवल पर आ चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है वही सेम चीजें, कोई भी कास्ट, रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन के बेसिस पर किसी के साथ कोई गंदी चीज नहीं होनी चाहिए। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज द कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्टेड वेरियस मेजर लाइक इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चर एज वेल एज एजुकेशन राइट्स। हर एक तरीके से, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो कोई किसी के साथ कुछ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, किसी विमेन के साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, किसी मैन को एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है और उसने आपका आप जो करे थे उसका रिकॉर्डिंग कर लिया, वो कोर्ट में चला जाएगा, आपको जेल हो जाएगी। सो ये सारी चीजें बच्चा नहीं करनी है और सोसाइटी में एक अच्छे तरीके से रहने के लिए हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। सोशल जस्टिस में बिकॉज सोसाइटी में विमेन बहुत ही पीछे रह गई थी, तो बहुत सारी पॉलिसी पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम में इंडिया में हमारे औरतों के लिए करी गई थी, बिकॉज औरतों को बहुत कुछ सहना पड़ा। दे डिड नॉट हैव पॉलिटिकल राइट, दे हैड टू फेस अ लॉट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, एंड उनको बहुत ज़्यादा इन्फीरियर समझा जाता था, मेन को टॉप सुपीरियर समझा जाता था। आज के ज़माने में मेन एंड वुमेन बोथ आर इक्वल, बिकॉज बच्चा इसके लिए लड़ाई की जा रही है और आज भी नहीं है इक्वल। वी आर स्टिल ट्राइंग टू बी इक्वल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। दोनों ही जेंडर इक्वल इंपॉर्टेंट होता है। ना मेन सर्वाइव कर सकते विमेन के ना बिना, ना विमेन सर्वाइव कर सकती हैं मेन के बिना। दोनों के दोनों बायोलॉजिकल जेंडर आर नेसेसरी फॉर एनी कंट्री। किसी भी देश में आपने देखा होगा कि मेन जेंडर होगा तो देर इज नो पॉइंट, फीमेल्स होंगी, बच्चा मिक्स रहना पड़ता है एक सोसाइटी को चलाने के लिए, राइट। सो अपेरेंटली ऐसे कुछ लॉज थे जो विमेन के लिए आए, वो देख लो वो कौन कौन से हैं। अगर आपको राइट टू इक्वल शेयर मिल रहा है, अगर आपके फादर की प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा चाहिए, मिलेगा। शादी हो गई है तो हस्बैंड की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, मजे ही मजा लड़कियों। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, डाउरी दहेज प्रथा खत्म। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस खत्म। डोमेस्टिक वायलेंस खत्म। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, पहले लड़कियां जॉब कर ले बहुत बड़ी बात होती थी, एंड देन अगर उनको उनके पेरेंट्स हालातों से लड़के जॉब करने भेजवे जाते थे तो ऑफिस में एक दो लड़कियां होती थी एंड दे हैड टू फेस अ लॉट्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट फ्रॉम द अदर जेंडर। एंड इवेंचुअली ऐसा करते हुए अगर आप पाए गए हो तो आपको सजा भी हो सकती है, ताकि थोड़ा डर का माहौल हो, इंसानों के बीच में थोड़ी दरिंदे कम हो, ठीक है। एंड दैट इज हाउ अच्छा वायलेंस जो घर में होता था, घरेलू हिंसा, वो भी अब एक गैर कानूनी चीज है। आप किसी को घर पे जस्ट बिकॉज वो आपके घर पे रह रहे थे तो लोग बोलते थे हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हम तो मार पिटाई करे, इसको कुछ भी करे, इसको खाना भी नहीं देंगे। नहीं हो सकता ऐसा, आपको ह्यूमैनिटी को ऊपर रखना पड़ेगा। ओके, देन बच्चा हमारे पास एपेक्स कोर्ट हैं, बहुत सारे जजमेंट्स दिए हैं। कोर्ट ने बोला कि राइट टू एलिमनी एज वेल एज राइट टू इक्वल रेम्यूनरेशन। एलिमनी होता है कि अगर मान लीजिए दो लोगों का डाइवोर्स हो जाता है और सामने वाला इंसान कमा रहा है, एक इंसान नहीं कमा रहा है, तो उसको खर्चा उसका भर बाई करनी पड़ेगी, उसको एलिमनी देना पड़ता है, बहुत सारा पैसा देना पड़ता है, सो दैट दे कैन ऑल्सो लीड अ नाइस लाइफ, ठीक है। विमेन इक्वल जो है रेम्यूनरेशन, ये बच्चा एक एक्ट पास हुआ था जिसमें पहले क्या होता था कि मेन और विमेन को सेम काम करने के सेम पैसे नहीं मिलते थे। क्रेजी राइट, क्रेजी राइट। लेकिन अब सेम काम करने के सेम पैसे मिलते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आज भी ऐसा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट सबको सेम देती है। विमेन हैव इक्वल शेयर इन प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड एंड फादर, एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी हुई, जिसके वजह से पहले क्या होता था कि जब विमेन को घर से उसका पति निकाल देता था तो उसके पेरेंट्स भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे कि हमारी लड़की बोझ बन जाएगी एंड ऑल दैट। तो अभी पति के में भी हिस्सा मांग सकती है और पिता के प्रॉपर्टी में भी हिस्सा मांग सकते हैं, तो हर तरफ डर का माहौल रहता है और जिससे विमेन की रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। भले डर से किसी की रिस्पेक्ट करवाई जा रही है बट रिस्पेक्ट तो बढ़ी जाती है ना। चलो, सो डाउरी प्रोहिबिशन ऐसा ही था जिसने विमेन एम्पावरमेंट हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छे से किया। देन ये आई थिंक पूरा रिपीट हो गया है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ये वाला लिखा है। सेक्सुअल हैरेसमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस काफी इंपॉर्टेंट थे सोसाइटी में, विमेन एम्पावरमेंट आया, विमेन का स्टेटस और स्ट्रांग हुआ। ये सारी चीजों ने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया विमेन की डिग्निटी और ट्रेडिशनल जो भी डोमिनेशन अथॉरिटी होती थी, जिसमें जो इंसान होता था, हेड ऑफ द फैमिली होता था, वो मार पिटाई करता था, जब चाहे उसको घर से निकाल देता था,
तलाक 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 बोल के डाइवोर्स दे देता था, ये सब अब नहीं हो सकता है। अभी आपको हर चीज कोर्ट में चले जाएगी और वहां पर आपको जाके केस लड़ने रहेगा, ठीक है। चलो, देन वी हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन में हमने और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि ऐसे बोला जाता है कि जितना ज्यादा हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी इंसान को उतना ज्यादा वो स्ट्रांग होंगे। तो धीरे धीरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में विमेन ने पार्टिसिपेट पॉलिटिक्स में करना शुरू कर दिया, और सबसे पहले लोकल लेवल से शुरू किया। 73rd और 74th अमेंडमेंट में 30% सीट्स विमेन के लिए रिजर्व हो गई पूरे इंडिया में। लेकिन ये रिजर्वेशन बचा 50% था महाराष्ट्र में, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। टू मिटिगेटिंग इनजस्टिस मेटेड टू द विमेन, नेशनल कमीशन फॉर विमेन भी बनाया गया। और सिमिलरली बहुत सारे ऐसे कमीशन जो विमेन के इश्यूज को एड्रेस करते हैं। आजकल तो विमेन हेल्पलाइन नंबर भी होता है, अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि आपको कोई परेशान कर रहा है, दे आर टॉर्चरिंग यू और दे आर सेंडिंग यू रैंडम मैसेजेस कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सो देयर आर लॉट्स ऑफ हेल्पलाइन नंबर्स अवेलेबल फॉर वुमेन एंड गर्ल चाइल्ड। जिन बच्चों के साथ कुछ हो जाती हैं ऐसी बच्चा मिस्टेक, जिनको देख के आपको लगता है कि ये मुझे परेशान कर रहा है और वो आपको टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा है, तो आप अपनी आइडेंटिटी रिवील किए बिना उस इंसान के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो और नेशनल कमीशन खुद देखेगी कि उसके साथ क्या करना है। सो आपको इंटरफेयर, आप किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है फॉर एनी अवेयरनेस, एंड अगर आप किसी को जानते हो कोई किसी को ऐसे परेशान कर रहा है, तो ऑब्वियसली शी कैन एड्रेस द इशू विदाउट अपनी आइडेंटिटी को रिवील करते हुए। सो अगर आप किसी को ऐसे जानते हो जो सफर कर रहा है, जिसकी जिंदगी में ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो उसको जरूर बताना। नेशनल हेल्पलाइन फॉर वुमेन गूगल पे सर्च करना, नंबर आ जाएगा। सो दैट माइट बी हेल्पफुल फॉर एनीवन। अगर आपको लग रहा है तो इन्फॉर्मेशन उनके साथ जरूर शेयर करना, बिकॉज बाय एनी चांस आपके साथ कोई ऐसा कर रहा है तो यू हैव योर राइट्स। आप अपनी आइडेंटिटी, अपनी सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हो और उस इंसान के खिलाफ एक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये अपैरेंटली चीजें हैं बच्चा। एंड देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, डाउरी, जो डोमेस्टिक वायलेंस था उससे वुमेन की प्रेस्टीज और सेल्फ एस्टीम बढ़ा। बहुत सारे जो डोमिनेंस एंड अथॉरिटेरियन बिहेवियर था मेन का, दूसरे जेंडर का, वो खत्म हुआ। इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस जो भी पहले के ज़माने में चलती थी वो खत्म हुई। जैसे कि आपने कभी सुना हो सती प्रथा होती थी। अगर किसी, पता है पहले क्या ज़माने होता था, 10-10 साल की बच्चों की शादी हो जाती थी, एंड बाय एनी चांस, क्योंकि वो टाइम बहुत वॉर, लड़ाइयाँ, आज़ादी, तो बहुत बार छोटे छोटे बच्चे कुचल के भी मर जाते थे जिनके साथ उनकी चाइल्ड मैरिज हो जाती थी। सो नाउ जो 10-12 साल की बच्ची होती थी उसको जिंदा जला दिया जाता था, बिकॉज अब उसके जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। इमेजिन, इमेजिन द हॉरर, इमेजिन द टेरर। और जलना, जिंदा जलने से ज्यादा दर्दनाक कुछ भी नहीं होता है। सो दैट वाज द हीनियस थिंग दैट वाज हैपनिंग ड्यूरिंग इंडियन हिस्ट्री। और उसको बंद करने के लिए काफी ज्यादा लोगों ने बहुत ज्यादा फाइट किया, एंड दैट वाज वन इम्पॉर्टेंट पर्सन, Raja Ram Mohan Roy, one of my most favorite person, and he has done so much for women and in general society के लिए जो उन्होंने किया ना, it's just crazy. ठीक है, somebody will make a biopic on them when I have a lot of money, तो मैं जरूर उनके ऊपर कोई मूवी प्रोड्यूस करूंगी। एनीवेज, सो बच्चा, ये सारी चीजें हैं जो विमेन के साथ इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस होती थी। उनको जब मर्जी पिटाई लगा दी जाती थी, डोमेस्टिक वायलेंस होता था, पिटाई लगाती थी, पूरा मूवीज में देखा होगा, पूरा जला दिया जाता था। बोलते थे अरे किचन में आग लग गया, सिलेंडर फट गया, जबकि उसके सास ने, उसके कोई तो इन लॉज ने उसको मार देते थे। सो दैट वाज थिंग बच्चा जो हो रही थी हमारी पूरी सोसाइटी में, एंड दैट वाज वेरी प्रॉब्लमैटिक ऑल्सो। सो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। विमेन रिप्रेजेंटेशन अभी फिलहाल लोकसभा में भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। अभी रिसेंटली में एक तो लॉ भी पास हो गया, लोकसभा में भी 33% विमेन को सीट मिलेंगी। इस बार तो नहीं मिली, लेकिन अगले वाले इलेक्शन में डेफिनेटली 22 विमेन जो है इलेक्टेड हुई थी बच्चा 1951 में, और वो 78 तक ही पहुंच पाया 2019 में। सो दैट्स नॉट अ क्रेजी डेटा। इफ द नंबर ऑफ विमेन रिप्रेजेंटेटिव इंक्रीज होता है तो विमेन ज्यादा रिप्रेजेंटेशन भी करेंगी। और इंडिया के पास आज तक एक ही विमेन प्राइम मिनिस्टर रही, दैट वाज इंदिरा गांधी। एंड दैट वाज, वो भी इतना पॉलिटिक्स से भरा हुआ था, पूरा पॉलिटिक्स से भरा हुआ सीनियर था वो भी, ठीक है। उनको भी एक बच्चा शूट कर दिया था, उनका बहुत बड़ा एक सिख के साथ इशू हो गया था, सिख कम्युनिटी के साथ। तो उनके बॉडीगार्ड थे 2 सिख, एंड सिंस शी वाज नॉट सपोर्टिंग दैट मूवमेंट, खालिस्तान करके आपने कभी सुना हो, तो जो उनके बॉडीगार्ड थे उन्होंने ही उनको शूट कर दिया था, ठीक है। सो दैट वाज समथिंग व्हिच वी वर सपोज्ड टू डू। जब हमारा लास्ट सेक्शन आ गया है जुडिशरी, अब जुडिशरी ही इन सब चीजों को कर रही है बच्चा। ये जो भी हमने पढ़ा है, 74th अमेंडमेंट, 74, 61 राइट, ये वो डाउरी, सब कुछ जुडिशरी करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे जुडिशरी ही सब कुछ कर रही होती है। सो जुडिशरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल पर
प्ले करती है। जो भी अभी तक हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं, ये है, वो है, एक्सेट्रा है, ये ढिमकाना फलाना, सब कुछ जुडिशरी ही करती है। तो अच्छी जुडिशरी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जुडिशरी ही पावर देती है, गिवन द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। द जुडिशरी हैज स्पेसिफाइड द लिमिटेशन ऑफ द पार्लियामेंट व्हाइल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट हैज नो पावर टू ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोक्लेम्स इंडिया टू बी सोवरेन डेमोक्रेटिक सेकुलर रिपब्लिक। डेमोक्रेसी में जुडिशरी देखती रहती है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी जिसको 100% टच नहीं कर सकते उसको गवर्नमेंट टच तो नहीं कर रहा है, आपने ये किस हिसाब से चेंज किया, हर एक क्वेश्चन आपका जुडिशरी यहाँ पर आपसे कर सकता है। सिग्निफिकेंट डिसीजन जो जो जुडिशरी लेता है बच्चों के राइट्स, ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन, ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन, इंडिविजुअल फ्रीडम, ट्राइबल एम्पावरमेंट, ट्राइबल लोगों की बचत, इंडिविजुअल किसी इंसान को कुछ बुरा हो गया है, उसके साथ कुछ गलत हो गया है, उसके साथ किसी ने गलत कर दिया, तो जुडिशरी हर किसी को हर एक लेवल पर इक्वल फुटेज पर रखती है। एंड ये सारी वर्डिक्स ने इंडिया को और ज्यादा, इंडिया के पॉलिटिक्स को और पॉलिटिकल प्रोसेस और डेमोक्रेसी को काफी मेच्योर बनाया। गुड गवर्नेंस के थोड़े से फीचर देख लो। एक अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसी होती है, एक अच्छी सरकार कैसी होती है। वो सरकार जो हमेशा रिस्पॉन्सिबल है, कोई भी इशू हो रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी दिखाए कि यस वी आर जिम्मेदार, अगर हमारा ये पानी का पुल टूट गया है तो हम जिम्मेदार हैं, हमारी सड़कों में गड्ढे हैं तो हम जिम्मेदार हैं, एंड हम इससे बेटर करेंगे, हम बहुत माफी चाहते हैं। ऐसी चीजों को लेके आगे आना चाहिए गवर्नमेंट को। इफिशियंट हो, इफेक्टिव हो, अच्छे से काम करे, जब जिस चीज की जरूरत है, बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं तो एग्जाम में धांधली ना हो उसके लिए सीसीटीवी कैमरेज लगाना, क्वेश्चन पेपर लीक ना हो जाए उसके लिए अच्छी सिक्योरिटी देना, पेपर लीक हो जाए तो दोबारा पेपर अच्छे से कराना, ये सारी चीजें बच्चा गवर्नमेंट को करनी चाहिए हमेशा। वो लोगों की जो भी डिमांड है उसको रिस्पॉन्स, ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, छुप छुप के कुछ नहीं, जस्टिस एंड ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, और पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोग्रेस, हमेशा ये सारी चीजें होनी चाहिए, तभी एक गवर्नेंस, एक प्रशासन अच्छा हो सकता है। एंड देन वी आर have reached the end of the chapter, and that was all the portion that we were supposed to cover from this section of the chapter. तो आई होप कि आपको एक एक डिटेल समझ में आई होगी। ये चैप्टर नॉलेज से ज्यादा लिखने का है, लाइक एग्जाम्पल थ्योरेटिकल है चैप्टर, तो आपने ज्यादा ज्यादा स्टोरी इमेजिन करनी है एवरी टाइम यू आर थिंकिंग और राइटिंग समथिंग, तो आपको याद रहेगा एंड इवेंचुअली यू विल बी एबल टू परफॉर्म वेरी वेल इन योर एग्जाम्स। ठीक है, so that was all about this video everyone. Thank you so much for watching till here, and now I'll see you in another one shot of another chapter. Till then, bye bye, take care, sending you all lots of love, bye bye.